रहे हैं पहली रेड। राइट से उन्होंने रेड शुरू की है और सामने फजल अपना चली इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर, मेघानी राइट कॉर्नर पर थोड़ा संभल कर खेलते हुए। शुरुआती रेड्स में किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहती, सही रणनीति। राइट कवर को देखो कैसे लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश, यही काम है राइट कवर का। मिसाम अब्बासी है वहां गुलिस्तान के रहने वाले। अजय ठाकुर को शुरू में अगर आपने स्पेस दे दिया, ये बहुत जल्दी से रेड शुरू कर दी है। नंबर 2 मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श ने, 27 वर्षीय खिलाड़ी अपना पहला एशियन गेम्स खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी बख्श कंप्लीट डिफेंस, 7 खिलाड़ी क्योंकि अभी जस्ट मुकाबला शुरू हुआ। टच का दावा संदीप नरवाल पर, दोनों के अपने अपने दावे हैं और संदीप का दावा सही माना गया है। सेमीफाइनल का अभी भी पहला पॉइंट आना बाकी है। महिलाओं के फाइनल में भारत और ईरान का मुकाबला होना है। ये टच दादा अगर हुआ भी है तो बहुत ही महीन, जो कि देखना बहुत मुश्किल है। बहुत जल्दी अपनी रेड पूरी की। जाहिर है कि वो चाहते हैं कि थर्ड रेड पर, क्योंकि दोनों टीमों ने अभी तक पहला पॉइंट हासिल नहीं किया है। दोनों टीम्स ने दादा अपने राइट और लेफ्ट रेडर को निकाला है। यहाँ नंबर 7 मकसूदुल महाली राइट रेडर है, पिछली बार लेफ्ट रेडर आए थे। गिरीश को टच करने का दावा है इनका। और फिर कस्बों का दौर है। पिछली बार संदीप नरवाल को दावा किया गया था, इस बार गिरीश एर्नाक को है और इस दावे को भी खारिज किया गया। डू और डाई तीसरी रेड। अब ऋषभ पर संकट हो सकता है, उन्हें पॉइंट लेना होगा, या तो बोनस लेकर आए या टच पॉइंट लेकर के आए। अपने रेडर्स को रोटेट कर रहे हैं अजय ठाकुर। ऋषंक देवाडिगा अपनी लीग टीम के लिए भी हमेशा डू और डाई रेडर होते हैं। ये क्या पॉइंट गिफ्ट कर दिया मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी उनको। दरअसल आधे अधूरे मन से उन्होंने डाइव करने की कोशिश की, एन वक्त पर अपने आप को रोकना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारत का पहला पॉइंट, सेमीफाइनल का पहला पॉइंट ऋषंक देवाडिगा ने दिलवाया है। अटेम्प्ट किया था ऋषंक देवाडिगा ने, और पेस देखिए, मोहसिन का पेस, डिफेंस को अनसेटल करने की कोशिश, लेकिन डिफेंस ने शानदार काम किया और इस तरह से पहला पॉइंट भारत के लिए डिफेंस में आता हुआ। लेफ्ट कॉर्नर गिरीश की नजरें बिल्कुल उनके पैरों पर थी, मोहसिन की नजरें कवर पर थी। गिरीश अगर सटीक टाइमिंग से डाइव लगाते हैं तो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो भारत के रेडर को पॉइंट मिला, डिफेंस को पॉइंट मिल चुका है। शुरुआत ठीक ठाक भारत के नाम। और ये देखिए टो टच का एफर्ट सेंटर पर, लगातार अपने फुटवर्क से हिलाने की कोशिश डिफेंस को, लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि ईरान का डिफेंस किसी भी टीम के मुकाबले कमजोर नहीं कहा जा सकता। बस उनके कवर्स दादा मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे। सुलेमान पहलवानी जो वर्ल्ड कप में कमाल खेले थे लेफ्ट कवर, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। मिराज शेख टीम के नियमित कैप्टन, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। तो जो हम भारत के रेगुलर राइट और लेफ्ट कवर को मिस कर रहे थे, वही कहानी ईरान की भी है। यानी यहाँ किसी का पलड़ा भारी नहीं है, कतई भारी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप टीम में इस तरह के परिवर्तन करते हैं एक साथ, और ये देखिए एक बार फिर डिफेंस ने काम किया। गिरीश एर्नाक लगातार दूसरा टैकल गिरीश एर्नाक का कामयाब। राहुल चौधरी बाहर से ही खुशी मना रहे हैं। ये पीठ दिखा दी थी रेडर ने, थोड़ा सा एक टर्न करना चाहते थे, पता नहीं क्यों बोनस की अटेम्प्ट नहीं थी। और गिरीश एर्नाक को अगर शुरू में पॉइंट मिल जाए तो बहुत कातिलाना बन जाते हैं। यही उम्मीद तमाम भारतीय कबड्डी प्रेमियों को। ऋषंक देवाडिगा और गिरीश एर्नाक, इनको आप अंडरडॉग्स मान करके चलिए, खासतौर से प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर जैसे बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में। और ऋषंक ऐसा खिलाड़ी है दादा जो बड़े स्टेज पे परफॉर्म करता है। प्रदीप नरवाल को भारत के लिए अभी मैच जीतने बाकी हैं। लीग में जीतते हैं भारत के लिए। प्रदीप नरवाल ने अब तक कोई मैच जीता हो, प्रदर्शन किया हो, बहुत कम आसार है। अजय ठाकुर बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल जितवाया था। हादी अस्तरोक, ये चेहरा भी भारतीय कबड्डी प्रेमियों के लिए जाना पहचाना हादी अस्तरोक। और ये फुल हाउस है, यानी कि 7 खिलाड़ी डिफेंस में है। इस समय बोनस भी लिया जा सकता है, लेकिन हादी अस्तरोक डिफेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ
ईरान के पास 5 खिलाड़ी हो जाएंगे और अगर कहीं पॉइंट भारत को मिलता है किसी भी प्रकार से तो ईरान के पास 3 खिलाड़ी रह जाएंगे। बादशाह गुल भी चर्चा कर रही है। अगर पहला पॉइंट ईरान को मिला तो ये शेर के मुंह में खून लगने जैसी बात भी हो सकती है, क्योंकि उनका डिफरेंस लाजवाब है। अभी उस तरह की शुरुआत नहीं हुई है। बादशाह गुल और बाकी अंपायर्स के साथ यहाँ पर चर्चा करते हुए कि ये सिचुएशन है क्या। भारत बहरहाल 3-0 से लीड करना हुआ। 2 टैकल गिरीश एर्नाक के और ऋषभ देवाडिगा का एक बैटिंग रेट पे पहुंचा। बिल्कुल सही दादा, ऐसा अक्सर होता नहीं है कि टैकल में पॉइंट ज्यादा हो। ये देखना पड़ेगा कि 1 ईच पॉइंट हुआ क्या। कोई खिलाड़ी भी अबोज आर्मी गानी शायद लॉबी में गए हैं या फिर फजल अत्राचली जो लॉबी में गए हैं। अगर रेडर डिफेंडर का टच हुआ है उसके पहले कोई खिलाड़ी कोई डिफेंडर लॉबी में गया है तो वो भी आउट है। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया है। 4-1 6 मिनट इस मुकाबले के पूरे होते हुए और ये है ईरान की टीम। बहुत उम्मीदें संजो करके कि क्या वो फाइनल खेलेंगे। नंबर 11 अबुल फजल मकसूदलू बेंच पे बैठे हैं। उनको आज फर्स्ट 7 में शामिल नहीं किया गया है, जो इस टीम के सबसे अच्छे रेडर्स में से एक है। मुझे लगता है कि इसके बाद वो आएंगे और ये देखिए अपने आप लॉबी में चले गए। किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उनका किसी भी डिफेंडर से और नबी बख्श लॉबी में गए। उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। लॉबी की इजाजत आपको तब मिलेगी जब आप किसी को टच करें। रनिंग किक लगाना चाहते थे मोहित चिल्लर पर, ना किक लगी ना अपना बैलेंस बरकरार रख पाए। अजय ठाकुर को अपना बैलेंस बरकरार रखना होगा क्योंकि सामने 3 डिफेंडर हैं, यानी सुपर टैकल ऑन है। यानी अगर अजय ठाकुर आउट हुए तो ईरान को 2 पॉइंट मिलेंगे। टीम का डिफेंस और सबसे बड़ी बात कि ईरान के दोनों मजबूत डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पर मौजूद हैं। अजय ठाकुर ने सिर्फ वापस लौटने में ही भलाई समझी। सुपर टैकल के लिए डिफेंस ने भी कोई एफर्ट नहीं किया। ये जरूरी है दादा कि अजय ठाकुर बहुत ज्यादा रिस्क ना ले। कैप्टन है, टीम के सबसे अनुभवी सबसे मैच्योर खिलाड़ी हैं। जो काम अनूप पहले किया करते थे टीम के लिए वो अजय को करना चाहिए। बोनस सिचुएशन में जाएं, अन्यथा कोर्ट में बने रहें, टीम का संचालन करें। हाजी फुटवर्क अचानक तेज करते हैं और यहां पर डिफेंस का इशारा एक दूसरे से संयम बनाए रखिए। अनावश्यक टैकल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक टैकल के लिए गए और आउट। हादी ऑस्ट्रोक प्रदीप को पहला पॉइंट। और अब दिक्कत ये होगी दादा ईरान के लिए कि उनके दोनों ऑन कोर्ट प्लेयर डिफेंडर हैं, तो क्या उनके कोच सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का मौका मिलेगा। डाइव किया था यहां पर हादी ऑस्ट्रोक ने, लेकिन कमजोर पकड़ और इस तरह का डाइव का कोई मतलब नहीं था। इतनी दूर से प्रदीप नरवाल को डाइव करके पकड़ना आसान नहीं। फजल अत्राचली रेड में आए हैं, यानी ईरान के कोच ने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ये रिस्क लिया क्योंकि इनकी 2 और 2.5 रेड 2 रेड्स के बाद आएगी। उससे पहले भारत की रेड आनी है। 2 डिफेंडर्स में अगर भारत ने फजल और अबोजार में से किसी एक डिफेंडर को आउट कर लिया तो वो ऑल आउट हो सकते हैं। बेटर था एक रेडर अंदर लेकर आते और टच पॉइंट लेने की कोशिश करते। फजल अत्राचली, प्रदीप नरवाल, 2 का डिफेंस, दोनों जो ट्रेडिशनल कॉर्नर्स हैं टीम के मौजूद। यहां पर सुपर टैकल की कोशिश हो सकती है। अगर प्रदीप नरवाल पर टैकल हुआ तो 1 नहीं 2 पॉइंट मिलेंगे। अकलमंदी की प्रदीप में अंदर नहीं गए। वो जानते हैं दोनों मेन डिफेंडर कोर्ट में हैं और अब अबुल फजल मकसूदलू नंबर 11 वार्म अप कर रहे हैं। मकसूदलू जो कि टीम के सबसे बेहतर रेडर हैं। हालांकि सब्स्टिट्यूशंस के रूल्स का अच्छा खासा इस्तेमाल कबड्डी के मुकाबलों के दौरान कोचेस करते हैं। जरूरत के मुताबिक आप अपने रेडर्स और डिफेंडर्स को अंदर बाहर कर सकते हैं। मकसूदलू को लाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक टच पॉइंट की बेहद जरूरत ईरान के लिए। ये मौका बड़ा नाजुक है। भारत के पास ईरान को ऑल आउट देने का बहुत ही कमाल का अवसर है। और दादा अगर 10 मिनट के आसपास भारत ईरान को ऑल आउट देता है, यानी 10-1 के आसपास की लीड बनती है, तो यहीं से आप मैच आधा मुट्ठी में कर लेंगे। इसीलिए राम मेहर सिंह ने सही टाइम पर टाइम आउट लिया और टीम को सही स्ट्रेटेजी समझाई।
लीजिए इससे पहले गिरीश एर्नाक ने जो आज टैकल किए हैं, भारत के 6 में से 2 पॉइंट अकेले एक डिफेंडर ने अर्जित किए हैं। जबरदस्त शुरुआत है महाराष्ट्र की गिरीश एर्नाक की। लेफ्ट कॉर्नर पर क्या गजब का प्रदर्शन गिरीश एर्नाक का। और ये देखिए जिस काम के लिए लाया गया था मकसूद को, उन्होंने वो कर दिया। टैकल किया, टैकल का एफर्ट किया था वहां पर गिरीश ने, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उन्हें।